नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर आप लोगों को हर हाल में पढ़ते रहना चाहिए। और हिंदी मीडियम से अगर आप लोग हैं तो आपके लिए दैनिक जागरण बहुत बेहतर न्यूज़पेपर है और आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। पहली खबर है, आपकी विचार व्यक्त करने से कोई संवैधानिक पद के लिए आयोग नहीं हो जाता। ये कौन कह रहा है? हमारी सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप सभी को मालूम होगा 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। अभी मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है, ये आप लोगों को नीचे बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा वापस भेजे नामों की सिफारिश दोहराई। और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए सौरभ कृपाल, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए सोमशेखर सुंदरेशन और कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए अमितेश बनर्जी व सक्या सेन के नाम की सिफारिश दोहराई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 समेत कुल 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सरकार से की सिफारिश। और इंटरनेट मीडिया पर दिए विचारों से यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं कि वह पक्षपाती है। और 18 जनवरी से हुई बैठक में कॉलेजियम ने सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए वापस भेजे 4 नामों के लिए को फिर से भेजा। आप लोग देख रहे हैं कि कॉलेजियम या जैसे आप लोग कॉलेजियम कह देते हैं, इसको लेकर सरकार और हमारी सर्वोच्च अदालत में एक तरह से तनातनी चल रही है। सरकार कह रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमें भी शामिल करिए, लेकिन आप देखते हैं कि अगर वो शामिल हो जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी, न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। तो वही चल रहा है सब, ठीक है। और एक आपने देखा है कि मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जो भारतीय कुश्ती संघ है, जो आप देखते हैं कि हमारी कुश्ती का सर्वोच्च एक संस्था है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं पहलवानों के द्वारा। और ब्रजभूषण शरण सिंह का त्यागपत्र लेंगे और जेल भी भिजवाएंगे, विनेश पर कह रही हैं। और जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा है। और ओलंपिक विजेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत रही बेनतीजा। और दावा 4-5 पहलवान यौन शोषण के बारे में बोलने को तैयार हैं। और ये अब तो ये भी कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि इनके पास सबूत भी है। और उत्तर प्रदेश से आते हैं ये लोकसभा सदस्य ब्रजभूषण सिंह। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 6 बार के सदस्य लोकसभा सदस्य हैं ब्रजभूषण सिंह, ठीक है। और लंबे समय से इस पद पर एक काम कर रहे हैं। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी प्रचार का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया। और बागची ने कहा है कि औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित है डॉक्यूमेंट्री। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी डॉक्यूमेंट्री के तथ्यों को सिरे से खारिज कर दिया है। आप लोगों को मालूम है कि जो गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को भारत में औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित गुमराह करने वाला बताया जा रहा है। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे उन्हीं को लेकर बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। पहले आपने देखा है कि एक ट्रेन को जलाया गया, फिर आपने देखा है कि उसी के बदले में आप देखिए ये दंगे हुए थे। और गुजरात को अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो एक गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। और विधानसभा में यहाँ 182 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ चुनाव भी हुआ था विधानसभा का, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था।
रात में महिला सुरक्षा जांच को निकली मालीवाल से छेड़छाड़, देखिए राजधानी में। और अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा है कि अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते, और जब तक कि जुर्म साबित नहीं हो जाता है, और ज़्यादा बुरी स्थिति उन किसानों की होगी जो जेल में बंद है। और एक बात और आप लोग बताइएगा कि देखिए हमारे देश में बड़ी न्याय व्यवस्था से, कानून से हमारा देश चलता है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि जो अभियुक्त है आशीष मिश्रा, उसके खिलाफ आप देखिए पूरा सबूत है सब, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि उसे भी न्याय प्रक्रिया के तहत पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है। ठीक है। और जो आपने देखा है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं की बात हो रही, उन्हीं को लेकर। मानव तस्करी मामले में ली थी 30 करोड़ की रिश्वत, हुए निलंबन। एक गुजरात पुलिस की राजनेंद्र शाखा के पुलिस निरीक्षक जीएत दरिया पर आरोप है कि इस मामले में 3 अन्य गिरफ्तार हुए हैं। चलिए आप देखते हैं, मानव तस्करी भी होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह बेचे जाते रहते हैं। सरकार की प्राथमिक वोट बैंक नहीं, विकास है, मोदी साहब कह रहे हैं। गहलोत ने सचिन पायलट की तुलना कोरोना से की है। ये आप लोगों को मालूम है कि गुजरात में कांग्रेस में 2 फाड़ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वैसे तो हर राज्य में आप देखिए कांग्रेस में 2 ही फाड़ हैं। तो यहाँ राजस्थान में आप देखेंगे कि गहलोत और आप देखते हैं सचिन के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखेंगे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया। और आप देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं, अशोक गहलोत कांग्रेस के यहाँ मुख्यमंत्री हैं। और 2023 में इसी साल चुनाव भी होना है। और आप देखिए इसका नुकसान होता है क्योंकि पंजाब में इसी तरह के 2 फाड़ थे और उसका खामियाजा ना कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। देखिए जो विधानसभा होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, इन सब के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ज्ञानवापी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने मांगा विस्तृत हलफनामा। ये आप सभी जानते हैं कि बनारस में आप लोगों को एक विवाद देखने को मिलेगा जहां कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। उस पर एक विस्तार से क्लास भी ले चुके हैं। सामान्य ज्ञान प्लेलिस्ट सूची के नाम से, सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में आपकी क्लासें डली हुई है, उन्हें जरूर देख लीजिए। बड़े विस्तार में हम लोगों ने कहानी देखी हुई है, कहाँ कब से शुरू हुई है। एंड्रॉयड मामले में गूगल की सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। एंड्रॉयड सिस्टम में मनमानी गूगल को भारी पड़ता नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गूगल के खिलाफ NCLAT के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ठीक है। कर्नल रैंक में प्रमोशन देकर 108 महिला अफसरों को कमांड में तैनात करेगी सेना। लैंगिक समानता की दिशा में भारतीय सेना की बड़ी पहल, इसी माह तैनाती के आदेश होंगे जारी। और 224 लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर की महिलाएं अफसरों में से 44% को दिया जाएगा प्रमोशन। ये आप देखिए एक बात कि आजकल आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं, जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो बेहतर काम कर रही हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान को के भारत के साथ एकीकरण की उठी मांग। भारत ने अभी तक इस घटना पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी चाहते होंगे कि हम भी भारत में शामिल हो जाए, तो वहीं भी इनके क्षेत्र में आप देखते हैं कि मांग उठ रही है कि भारत में शामिल हो। गुजरात हो, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था और देखिए आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है पाकिस्तान की, तो वो भी चाहता है कि लोग वहाँ के तो चाहेंगे कि कम से कम अच्छी स्थिति हमारी रहे। बदला कश्मीर देखेंगे, अनुच्छेद 370 हटने की बात संकित विपक्षी नेता। और यात्रा में शामिल लोगों के श्रीनगर में हुए तेज विकास की भी मिलेगी झलक। 21 पार्टियों को कांग्रेस ने श्रीनगर रैली में आने का निमंत्रण दिया है। आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस, दो मुख्य विपक्षी पार्टियां आप देखते हैं। और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, और बीजेपी जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, उसका चुनावी मुद्दा ही रहा है 370-35 से हटाना, राम मंदिर बनाना। तो 370 हट चुका है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर कर दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी और चुनाव भी होंगे, मुख्यमंत्री भी बनेगा यहाँ। ठीक है, ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल बी के सक्सेना है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। वन विभाग ने की रक्षा मंत्रालय पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली कैंट के बहराम नगर में बिना अनुमति जमीन खरीदने और पेड़ काटने का मामला सामने आया है। उद्योगों को कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं CIL। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने केंद्र संचालित कोल इंडिया लिमिटेड से थर्मल प्लांट को छोड़कर NCR क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक संगठनों को कोयले की आपूर्ति बिक्री रोकने के लिए कहा है। दीवारों पर लिखे देश विरोधी नारे, प्राथमिकी दर्ज हुई। देखिए दिल्ली में कारोबारी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज हुई है विवादित आबकारी नीति में। आबकारी यानी कि शराब नीति, आपने देखा है दिल्ली सरकार में इस पर काफी विवाद हुआ। ED CBI ने कई जगह छापे भी डाल, पूछताछ भी हुई थी। ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक एजेंसी आप लोग देखेंगे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फीस के लिए बोर्ड परीक्षा से रोकना संविधान का उल्लंघन है, हाईकोर्ट कह रहा है। फीस ना दे पाने के पर बोर्ड परीक्षा से रोकने के मामले में आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। और मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा, कई विकसित देशों हैं जो अपने यहाँ शिक्षा बिल्कुल फ्री देते हैं, आप कितना भी पढ़ाई करिए। तो इस तरह की हमारे देश में भी शामिल होना चाहिए कोई प्रावधान, क्योंकि आप देखिए कि लोग कम से कम स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए ना तरसे। यमुना की सफाई को 228 करोड़ का अतिरिक्त फंड मंजूर हुआ है। और विधानसभा ने दी है यमुना की सफाई जल बोर्ड के लिए पूरक अनुदान को मंजूरी। चाहे जो भी करना पड़े, अगले चुनाव से पूर्व साफ होकर रहेगी यमुना, सिसोदिया कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया। यमुना आप देखिए कि गंदगी से जूझ रही है। आप और भाजपा के विधायकों के प्रदर्शन से सदन की कार्यवाही 1.5 घंटे बाधित रही है। ये तो हमारे देश की परंपरा है। यूनिफॉर्म के लिए टोका तो शिक्षक पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर। देखिए गलत जानकारी दे रहे हैं LG कार्यालय और ACB। ये आप देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है। LG ने सरकार को बदनाम करने का रचा है षड्यंत्र, याचिका समिति कह रही है। आप विधायकों ने संसाधनों का दुरुपयोग किया, कांग्रेस कह रही है। अपराधी घोषित करने के खिलाफ अमानतुल्लाह की याचिका खारिज हुई है। हाईकोर्ट ने कहा है संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रतिवेदन करने के लिए आप विधायक स्वतंत्र हैं। क्रमिक आधार पर हो सकता है पार्षदों का शपथ ग्रहण। ये आपने देखा है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, तो उसी को अब आप देखिए कुछ यहाँ मनोनीत भी होते हैं, तो उन्हीं की शपथ की बात हो रही है। अभी अध्यक्ष मेयर का चुनाव भी यहाँ होना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कानून, दलबदल कानून लागू नहीं होता है इन पर, इसलिए आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं बीजेपी ना बना ले अपना मेयर। PM के निशाने पर रहे उद्धव सिंधे बोले हम काम से देंगे जवाब। ये आप लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। फिर इन्हीं की पार्टी के विधायक शिवसेना, जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी, वो अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है। पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, श्रीलंका को आर्थिक मदद बढ़ाएगा भारत। ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में।
तो ये आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसी की बात हो रही है। नए संसद भवन में हो सकती है बजट सत्र की शुरुआत। अगले 1-2 दिन में जेई मेन के जारी हो जाएंगे प्रवेश पत्र। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जुड़े परीक्षा होती है ना, जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसी की बात हो रही है। रक्षा सेवा से जुड़े वाहनों को स्क्रैपिंग नीति से छूट की बात हो रही है। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था से संबंध वाहनों को अनिवार्य स्क्रैपिंग से छूट दी जाएगी। और स्क्रैपिंग पॉलिसी के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। इस संदर्भ में नवंबर में प्रस्तावित नीति को लेकर राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। ये आप देखेंगे कि 15 साल पुराने वाहन दिल्ली में तो खासकर नहीं चलाने की बात हो रही है। कोरेगांव भीमा जांच आयोग को मिला एक और विस्तार। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे शहर के बाहरी इलाके के जनवरी 2018 को हुई हिंसा के मामले की बात हो रही है। ये काफी चर्चा में रहती है। एनडीआरएफ कर्मियों को जंगल में आग से निपटने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। ललित मोदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है। आईपीएल के पूर्व अभियुक्त ललित मोदी की बात हो रही है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अधिकारी होंगे तैनात। सड़क परिवहन मंत्रालय का एक्शन प्लान। 31 मार्च तक एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिसके जरिए रोड सेफ्टी ऑडिट की सभी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। सहायक अधिशासी अभियंता या आदिवासी अभियंता अथवा उसके ऊपर का कोई अधिकारी हर क्षेत्र अधिकारी के अधीन सड़क सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। रोड विंग, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के सभी टेक्निकल अफसर, अधीक्षण और अभियंता स्तर तक के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। तो आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है। एक गाड़ी भी लॉन्च हो गई, बस अब तक टायर कंपनी से कोई समझौता नहीं हुआ है। गठबंधन ये 2024 के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है। बड़ा दूर की कड़ी है। अगर गठबंधन हो जाता है किसी भी तरह से तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाने को मिलेगा। इस तरह के जब भी गठबंधन मिले हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस कई बार गठबंधन के सामने चुनाव हार गई, तो बेशक हार जाएगी बीजेपी बहुत बुरी तरह से। क्योंकि अभी भी आप सभी जानते हैं कि 37 से 38% वोट मिलते हैं बीजेपी को, लेकिन 62 से 63% वोट इनके खिलाफ पड़ते हैं। आप ही सोचिए अगर वो एक हो जाए तो आराम से बीजेपी हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना बड़ा मुश्किल है। और हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि आप देखिए सबके अपने अपने सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के। और अगर चेहरों से अगर आप देखेंगे कंपटीशन होता है तो प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान मोदी साहब है ये भारी पड़ते हैं। हाँ, अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो आप देखते हैं कि बीजेपी को नुकसान दे पाएंगे, चेहरे के आधार पर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इतने सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। राजनीति की एक बहुत ही एक तरह से आप सोचिए कि शॉर्ट तरीका रहता है कि जब कोई चेहरा बड़ा हावी हो जाए तो उसे हराना बड़ा मुश्किल रहता है। इंदिरा गांधी को कोई हरा पाया उस समय जब उनकी पॉपुलैरिटी आप देखिए कि आसमान पर थी। दूसरी बार आप देखें कि 1977 के जब बाद में चुनाव होता है इमरजेंसी खत्म होने के बाद, तो आपने देखा है कि मुद्दे बनाए थे उन्होंने, विपक्षी दलों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। अगर चेहरे पर उस समय अगर चुनाव लड़ते तब भी आप देखते हैं कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती, क्योंकि चेहरा वो सबसे बड़ा था। और अभी आप देखिए मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, इन पर चुनाव लड़िए। बंगाल से ही भी जंगल राज खत्म करेंगे, खत्म, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। नड्डा ने कहा देश में बंगाल जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। और आवास, शौचालय और मनरेगा का पैसा भी खा लिया, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन कौन है बताओ? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। और देखिए कोलकाता इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि राज्यपाल यहाँ की सीबी आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में ये आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। नापा की निर्वाचित अध्यक्ष को एसडीओ ने हटाया, तृणमूल पार्षद को बनाया अध्यक्ष। ये सब देखिए कोलकाता में चल रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री बोले भाजपा में आ जाओ क्योंकि मामा का बुलडोजर तैयार है।
देख लीजिए। पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था बुलडोजर, अब हर जगह बुलडोजर की बात होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। यहाँ भी इसी साल चुनाव होना है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM मिनिस्टर हैं। मोहाली के मेयर बने रहेंगे जीती जीती सिद्धू। आदेश पर रोक, आप देखिए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को राहत दी है और हाईकोर्ट ने उन्हें मेयर और पार्षद पद से हटाए जाने के आदेशों पर भी रोक लगा दी है। कांग्रेस के बनाए भोजन पर दावत दे रही है भाजपा। त्रिपुरा में कांग्रेस की बाइक रैली पर हमला, कई घायल। आप देखिए, आपको मालूम है कि त्रिपुरा में भी आपके चुनाव हो रहे हैं ना, अगरतला इसकी राजधानी है, यहाँ आपके चुनाव की बात हो रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। इसे 3 तरफ से आप देखते हैं कि बांग्लादेश घिरे हुए है। इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका ये त्रिपुरा फैला हुआ है। तो अब सब चलता रहेगा, खूब राजनीति भी होगी। बिहार में नीतीश बोले अपने लिए मेरी कोई ख्वाहिश और चॉइस नहीं है। ये आप लोगों को मालूम है कि बिहार के नीतीश मुख्यमंत्री हैं, पहले ये बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आप देखेंगे कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ आ गए। पटना इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भाजपा को हुई सुधाकर की चिंता, नीतीश ने महाराणा प्रताप का अनावरण किया। ये आप सभी देख रहे हैं कि बिहार की ही बात चल रही है। आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे, आजकल नीतीश को काफ़ी टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द बांटने आया हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं। गहलोत ने आप देखिए राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका ना देने की बात सही नहीं है। चलिए, उमर फारूक के लाल सिंह को लेकर अलग सुर है। चलिए, ये सब चलता रहता है। कांग्रेस नेताओं का मनप्रीत के बहाने सिद्धू पर निशाना। ये आप देखिए पंजाब में अभी भी हार गई चुनाव, फिर भी आप देखें नहीं चल पा रहा है। जूते चप्पल की माला पहनकर किया फेसबुक लाइव। ये सूरजपुर जिले के सूरजपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष जगत लाल देहाती अपने कार्यालय में जूते चप्पल की माला पहनते हुए और 108 गांव के 2.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि का अपमान। सूरजपुर जिले के सूरजपुर जनपद पंचायत का मामला, कांग्रेस शायद अधिकारियों को कोसा। कांग्रेस समर्पित है जनपद अध्यक्ष जगन्नाथ देहाती। कांग्रेस नेताओं ने मामले में साधी चुप्पी। चलिए, आप देखते हैं कि चलता रहता है। हम कहते हैं राजनीति को आप लोग एंजॉय किया करिएगा कॉमेडी की तरह, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में अलग किया गया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है। ये आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ में दरारें आ रही, मकानों में, सड़कों पर दरारें आ रही हैं, इमारतों में धंसने की बात आ रही है। और उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो जोशीमठ में खिसकते बोल्डरों पर बना लिया बहुमंजिला भवन। और प्रो MPS बिष्ट ने जोशीमठ भूधसाव वाले क्षेत्र का सर्वे कर स्पष्ट की स्थिति। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि तीसरे दिन से नहीं बड़ी दरारें, जलधारा का प्रवाह भी बढ़ा। पहले पर्यावरण जो कार्यकर्ता रहे हैं, कई वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने चिंता इस पर व्यक्त करते रहे हैं कई सालों से, लेकिन भी हमारी सरकार ने यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। और आप देखिए उसकी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। और कहते हैं ना कि पर्यावरण को हम लोग जब तक छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो शांत बैठा हुआ है, करते रहिए। जब वो बदला लेने की सोचते हैं तो हम लोग खून के आंसू रोने लगते हैं। परीक्षा के लिए सेंटर तो मिल जाएगा, पर तैयारी के लिए सुकून नहीं है। यहीं जोशीमठ में आप देखिए यहाँ के लोग जो रहे होंगे, बच्चे रह रहे हैं, उनके पशु सब रह रहे हैं, उनके लिए भी तो नुकसान है। उनका कहाँ जाएंगे वो परिवार? एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने में बड़ी बड़ी बात होती है, चिंता की बात होती है। हाईकोर्ट ने 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की।
और मुंबई गोवा हाईवे पर वाहनों की टक्कर में आप देखेंगे कि 10 लोगों की मौत हुई है। ये अंतर भी देख लीजिए बेड रॉक और बोल्डरम में। ये आप देखेंगे कि एमपीएस बेस्ट के मुताबिक बेड रॉक स्थित चट्टानें होती है, इसके ऊपर किया गया निर्माण सुरक्षित माना जाता है। वही बोल्डर का मतलब यह होता है कि वह जमीन का मूल भाग नहीं है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बोल्डर ग्लेशियरों के पीछे खिसकने के क्रम में शेष रह गए मलबे के भाग होते हैं। साथ ही ग्लेशियर जिस भूभाग के पीछे से पीछे खिसकता है वहाँ की जमीन ढीली पड़ जाती है। ठीक है। नए हवाई अड्डे को मनोहर पर्रिकर का नाम रखने की मांग हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि गोवा की बात हो रही है क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर पर्रिकर। और गोवा आप लोग सोचते भी रहते होंगे जाने के लिए, जरूर जाइए। क्या, जरूर जाइए आप लोग गोवा। और इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। पी एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। 3700 वर्ग किलोमीटर में आपका गोवा फैला हुआ है। महाराष्ट्र के गांव में घुसाई मदा बाघ को पकड़ा गया। ये आप देखिए कहते हैं, कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं से बात करिए तो वो लोग कहते हैं जो विज्ञानी है कि आजकल जो शेर हमारे जंगल से आप देख रहे हैं, हाथी आ रहे हैं हमारे गांव में, वो नहीं आ रहे हैं, हम लोग उनके आवास में पहुंच चुके हैं। और इस बार उस कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 20 सुरंग हो जाएंगी आर पार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं में हो रहा है 213 किलोमीटर की अलग अलग सुरंगों का निर्माण। अभी तक की जा चुकी है 86 किलोमीटर सुरंगों की खुदाई। 4 जगह सुरंगें हो चुकी हैं आर पार। और इसे भी एक कारण माना जा रहा है पर्यावरण को नुकसान का। आप विकास करिए, विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन आप पर्यावरण का भी ख्याल रखिएगा। कर्नाटक में शराब खरीदने और बेचने के लिए 21 साल की ही रहेगी उम्र। देखिए पीने और कर्नाटक यानी कि आप देख रहे हैं कि बेंगलोर की बात हो रही है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बंगाल समेत कई राज्यों के बुद्धिजीवियों से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात हो रही है। आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। एक आप सभी जानते हैं कि हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसकी फाउंडर थे। नागपुर से चिड़ियाघर से लापता मादा तेंदुआ मृत मिली, मरी हुई। ठीक है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। देखिए जिन्हें हम अपना संरक्षक समझते हैं वही भक्षक आप देखते हैं सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और देखिए अभी जो ज्ञान वापी सिबलिंग कार्बन डेटिंग की बात हो रही है ना, कार्बन डेटिंग को आप लोग भारत इतिहास में पढ़े होंगे। किसी जीवाश्म की आप देखिए किसी वस्तु की उम्र पता करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में सुनते हैं आप लोग, ASI के बारे में। इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में हुई थी। ठीक है। और कार्बन डेटिंग का उपयोग प्राचीन वस्तुओं की आयु के बारे में पता किया जाता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन 12 और कार्बन 14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयुकाल 5330 वर्ष का है। 5730 वर्ष का है। 5730 याद रखिएगा। कार्बन काल विधि के माध्यम से तिथि निर्धारण होने पर इतिहास और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती है। और राज्यपाल पर अवैध टिप्पणी करने वाली नेता पर मानहानि का मुकदमा तमिलनाडु के मामले में कृष्णमूर्ति को दरमुख कर चुकी है निलंबित। ये आप देखते हैं कि चलिए तमिलनाडु घूम लेते हैं। चेन्नई इसकी राजधानी है। यहाँ आप देखते हैं कि सत्ता में कोई और पार्टी है और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो यहाँ आप देखते हैं राज्यपाल और सरकार के बीच, मुख्यमंत्री के बीच तनातनी चलती रहती है। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, DMK के हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका चेन्नई फैला हुआ है, यानी कि तमिलनाडु फैला हुआ है। अंबिकापुर शहर में घुसा जंगली हाथी, दहशत में रहे लोग। देख लीजिए।
बीते एक दशक से बड़ी 60 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों की संख्या, 19,060 गांव का किया गया सर्वेक्षण इसमें। चलिए, स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की बात हो रही। शौचालय में आप देखिए, 2018 में 66.4, और आप देखते हैं कि 22 में 68.4। पेयजल की बात अब देखेंगे, पहले 74 था, 2018 में 76 हो चुका है। अच्छी बात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं और इन पर मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। लड़कियों का नामांकन भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इस पर और अच्छे से काम हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जिससे सबकी पहुंच, मुझे लगता है शिक्षा तक तो होनी चाहिए कम से कम। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी हुई ना, उसी को लेकर बात हो रही है। इन आंकड़ों को याद रख लिया करिएगा जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, कहीं आपसे कहीं क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप लोग वहाँ इनका उल्लेख कर सकते हैं। फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई में अब खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के नेताओं का साथ। ये आप देख रहे हैं जो भारतीय कुश्ती महासंघ के विरोध चल रहा है सब। देखिए, आरोप लगा है, अब आरोप सिद्ध होने दीजिए, हम लोग भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। कांग्रेस ने कहा चुप्पी तोड़े मोदी, यौन उत्पीड़न के आरोपितों को हटाया हटाया जाए। ये आप लोग देखिए, खूब इस पर राजनीति भी होगी, लेकिन हम लोग, जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और जो कम से कम सामने तो होना चाहिए। और खिलाड़ी आप देखते हैं कि आम आदमी के बच्चे बनते हैं, गरीब मिड परिवारों के बच्चे आते हैं। षड्यंत्र के तहत भारत को नीचा दिखाने का प्रयास है। ये आप देखेंगे कि कृष्ण गोपाल कह रहे हैं। चलिए, षड्यंत्र के तहत भारत को विश्व में नीचा दिखाने का प्रयास है। विदेशी इतिहासकारों के साथ साथ भारत में कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी लिखने का काम, भारत में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। चलिए, आप देखते हैं सरकारवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ये कह रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा पर 164 विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी की बात हो रही है। हिंदू बिल कोड के साथ ही हिंदुत्व पर हुई चर्चा। ये आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो यूसीसी की बात होती है ना, कॉमन सिविल कोड की, वो आप देखिए कि अभी जो सबके अलग अलग कानून आप लोग देखते हैं, हिंदू धर्म में अलग, मुस्लिम धर्म में अलग, तो वो सब एक हो जाएंगे इससे। और सिविल कानून में आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए एक है। कोई हत्या करता है तो आप देखते हैं किसी का धर्म देखकर उसके ऊपर केस नहीं चलाया जाता है, ठीक है। राम सेतु के स्मारक घोषित करने का विचार कर रहा है केंद्र सरकार। भगवान राम से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। पटना में छत पर लगा मोबाइल टावर हो गया चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बिहार है, कुछ भी हो सकता है। 34 कबूतरों की मौत, बिल्ली पालने वाले पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। सीआरपीएफ ने कर्मियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर किसी भी तरह की विवादित पर टिप्पणी न करने की सलाह दी गई है। दम घुटने से हुई थी महिला क्रिकेटर राजश्री की मौत। सावक को प्यार दुलार, ये आप देखिए अपने बच्चों को। डीईएम को आतंकी संगठन घोषित करने के खिलाफ याचिका खारिज हुई है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत तुख्तरान ए मिल्लत को आतंकी संगठन घोषित करने वाली। आप देखते हैं कि इस तरह के कई संगठनों पर आप देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इनके कई आतंकियों से साठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं इन पर। कई अन्य देशों से इनके संबंध की बात भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में शस्त्र लाइसेंस पर रोक हटी, आधार हुआ अनिवार्य। एंटीलिया मामले में गिरफ्तार प्रदीप शर्मा की स्वास्थ्य जांच का आदेश। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोट बरामद हुआ था। महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपित पर 4 माह का प्रतिबंध लगा है। एयर इंडिया में आपने देखे जो घटना हुई थी। डॉक्यूमेंट्री ने किए मोदी के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। ये आप देखिए, वही आ रहा है जो उसी को लेकर बात हो रही है, गुजरात दंगे। हजारीबाग में जदयू नेता गुलाम रसूल के बिगड़े बोल, कहा हम शहरों को भी करवला बना देंगे। नेताओं पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चूल्हे चौके से आगे निकल किया कौशल विकास, दूसरों को भी दे रही रोजगार। ये 25-25 लाख दोनों ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्ड के तहत बैंक से कर्ज लिया था, और 40 लोगों को दोनों महिलाएं रोजगार दे रही। इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। प्रत्येक को महीने में औसतन 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी के रूप में मिल रही है। अच्छी बात है, आप देखिएगा। और इस तरह की सरकार की तरफ से कई योजनाएं लाई जा रही हैं, आप भी कर सकते हैं। रांची में कोड वर्ड में होता था काले धन का लेन देन, देख लीजिए। साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति
दीप्ति कुमार के व्हाट्सएप चैट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के लिए 20 किलो भिजवाने का था जिक्र। कोडवर्ड भ्रष्टाचार में भी अल्पसंख्यक के नाम पर धर्म विशेष के लोगों को विशेष सुविधाएं न दें। ये स्वामी दयान सदानंद सरस्वती ने करोड़ों संख्या वालों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को बताया हिंदुओं के साथ अपना आप। और देश में संविधान से चलता है, संविधान में हर व्यक्ति को बराबरी की बात होती है। और देखिए, आप लोगों को मालूम है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी गई है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता जो हुई थी, आप देखते हैं उसी से जुड़ा हुआ है। अभिनेत्री राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने लिया हिरासत में। अभिनेत्री शार्लिन चोपड़ा ने राखी खिलाफ के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। राखी सावंत भी आप देखते हैं चर्चा में बनी रहती है, काफी विवादों की रानी कहिए ने। सेजान खान से पूछताछ में नहीं किया सहयोग, कोर्ट कह रहा है। अभिनेत्री तुनिसा शर्मा की जो मौत हुई है ना, मामला उसी से जुड़ा हुआ है। प्रमुख सचिव पर्यावरण को हाईकोर्ट ने किया तलब। और हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से 6 वर्षों में स्कूल में हुई नियुक्तियों की पूरी सूची मांगी है। ये आप देखते हैं कि फर्जीवाड़ा शिक्षक भर्ती में हुआ है ना, वही बात हो रही है। देश में पहली बार 26 से सूरत से गोरखपुर के बीच चलेगी पार्सल ट्रेन और 26 को विभिन्न रूटों पर 8 ट्रेनों को मिलेगी हरी झंडी। चलिए, अच्छी बात है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बड़ी तकरार। आयोग ने मदरसा बोर्ड के निर्णय को बताया मूर्खतापूर्ण। गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले मदरसों की जांच की हुई थी सिफारिश। चलिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये आप देखते हैं 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसमें। कुत्ते की मौत पर चिकित्सक पर 40,000 का जुर्माना लगा है उत्तराखंड में इलाज के दौरान। ग्रामीणों के लिए सेना ने बारामूला में एक दिन में बनाया पुल। अच्छी बात है। आप देखिए, हमारी सेना ही आप देखिए अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाती है। बाकी नेता तो। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बच्चे को बचाने के लिए तेंदुआ से भिड़ा जंगली सांड। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात हो रही, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे कि आपके संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल का पार्ट है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आपके जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, वहां से पढ़ लिया करिएगा। और दैनिक जागरण का जो रहता है एडिटोरियल, उसे हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। जातीय गणना के राजनीतिक प्रभाव। ये आप देख रहे हैं कि कई राजनीतिक दल अपने यहाँ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि देश भर में जातीयगत जनगणना होना चाहिए। और कई लोग इसके फायदे भी बताता है। कई लोग कहते हैं कि आप देखेंगे कि इसकी गणना होने से जातियों की संख्या के बारे में मालूम चलेगा, उनके पिछड़ेपन के बारे में, उन्हें कहाँ फायदा नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या योजनाएं चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रोग्राम, इस सब की बात होती रहती है। और कई लोग इसके विपक्ष में वो कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो जातियों में आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी नहीं, तो दुश्मनी बढ़ेगी एक तरह से। तो बिहार सरकार ने 7 जनवरी से राज्य में जातीय जनगणना शुरू कर दी है और उसके इस फैसले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ी है। यह पहल कई नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी संकेत कर रही है। इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न कोनों से जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ती रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण वाली व्यवस्था यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के अस्तित्व में आने के बाद आरक्षण को लेकर खींची गई सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा लांघ जाने के बाद जातिगत आधार पर अधिकारों की मांग खासी तेज हुई है। ये आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने 2019 में ईडब्ल्यूएस यानी कि जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उन्हें 10% आरक्षण की बात कही थी। ठीक है, आरक्षण दिया गया और वैसे कई राज्यों में आरक्षण की सीमा निर्धारित 50% के दायरे के पार चली गई है। इंदिरा साहनी के साथ लोग पढ़े होंगे, 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी, लेकिन उससे कहीं अधिक पहुंच चुका है। और आप देखेंगे इसके चलते कई वर्षों से जातिगत आधार पर आप देखेंगे कि विभिन्न अधिकारों की मांग कर रहे नए वर्ग नए सिरे से मुखर हुए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के मसले पर गठित जस्टिस रोहिणी आयोग को भी लगातार मिलता विस्तार भी कहीं ना कहीं यह संकेत करता है कि उसके निष्कर्ष अभी तक किसी परिणति पर नहीं पहुंचे। ऐसे में बिहार सरकार की इस कवायद को कई कड़ियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और जैसे कि मोदी सरकार द्वारा जनगणना को संभवतः इस कारण टालना कि कहीं उस संदर्भ में जातीय गणना की मांग और तेज ना हो जाए।
इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उनकी राजनीति पर इस मुद्दे की छाप दिखाई पड़ेगी। राजनीतिक दलों ने इसकी गंभीरता को समझना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के रूप में कर्नाटक को ही ले लें, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। कर्नाटक सरकार ने गत नवंबर में एक विधेयक पेश किया था जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति को आरक्षण की सीमा 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ में भी एसटी के लिए आरक्षण की सीमा 20% से बढ़ाकर 32% और ओबीसी वर्ग के लिए 14% से बढ़ाकर 27% करने की तैयारी है। और झारखंड तो इस मामले में सबसे आगे निकल गया है, जहां एसटी आरक्षण को 26 से बढ़ाकर 28 कर दिया गया, ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया, एससी के लिए 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। और जो फिलहाल राज्य सरकार राज्यपाल और अदालत पेंची में फंसी हुई है। एससी एसटी और ओबीसी जैसे वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा फेरबदल के बीच जाट, गुर्जर और मराठा पाटीदार जैसे तमाम वर्गों को भी उनकी मांगों के अनुरूप समायोजित करने का दबाव बनाया रहेगा। जाहिर है कि जातीय गणना के बाद कुछ वर्ग अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाएंगे और उस स्थिति में 50% की आरक्षण सीमा पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। ऐसा ना समझा जाए कि जातीय गणना को लेकर नीतीश कुमार का हृदय सत्ता में साझेदारी बदलने के साथ एकाएक परिवर्तित हुआ है। जब वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तब भी उस समय नेता प्रतिपक्ष के रहे तेजस्वी यादव के साथ वह इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधि मंडल लेकर प्रधानमंत्री से भी मिले थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उनकी सरकार की ओर से इस विषय में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री से जातीय गणना को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। और जातीय जनगणना का मुद्दा पूरी तरह बेईमानी नहीं है। देश में 1931 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई है और यदि अब होती है तो उससे तमाम वास्तविकताओं का पता चलेगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आंकड़ों की अपनी उपयोगिता होती है। इससे यह भी पता चलेगा कि अभी तक चल रहे जातिगत आरक्षण के लाभ तक कहां तक पहुंचे। और प्रायः यह कहा जाता है कि एससी और ओबीसी आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से इन वर्गों की कुछ जातियों तक ही सिमट कर रह गया है और तमाम अन्य जातियों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जातिगत गणना से सामने आने वाली वास्तविकता से इन विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी और ऐसे कोटे के भीतर उसके पुनर्गठन की मांग भी जोर पकड़ जा सकती है। इसका एक दूसरा पहलू यह भी कि वह यह चूंकि पर सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों से लेकर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अवसर सीमित होते जा रहे हैं, तो जातीय गणना के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की गाहे बगाहे उठने वाली मांग को भी नई धार मिल सकती है। और कई लोग कहते हैं कि आप देखिए कि पशुओं की जनगणना हो सकती है, पक्षियों की हो सकती है, तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती है। और हर 10 साल में आप देखते हैं कि आपके यहाँ जनगणना होती है। 2011 में हुई थी, अभी नहीं हो पाई है। अभी यह कह पाना मुश्किल है कि जातीय जनगणना के राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे और इससे किसे लाभ होगा और कौन नुकसान में रहेगा। अभी तक भाजपा ने इस पर एक तरफ से मौन साधकर संतुलित रूप अपनाया हुआ है। वहीं विपक्षी दलों की दृष्टि से देखें तो उन्होंने जातीय गणना के आधार पर एक नया विमर्श खड़ा करने में सफलता हासिल की है और जिससे भाजपा कुछ रक्षात्मक नजर आ रही है। असल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भाजपा ने एससी और ओबीसी की छोटी जातियों को लामबंदी किया और सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं से ये जातियां प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित भी हुई हैं। और इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों के दौरान ओबीसी वर्गों में कुर्मिया, निषाद, राजभर आदि जातियों का प्रतिनिधि पार्टियां भी उभरी है। बड़े राजनीतिक दलों ने उनके हिसाब से समीकरण बैठाने शुरू भी कर दिए। ऐसे में जातीय गणना के राजनीतिक प्रभाव का कोई स्पष्ट आकलन करना जल्दबाजी होगा। और ये भी आप लोग और याद रहे कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना देखा है वहां वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के बिना साकार नहीं हो सकता है। जाति अभी भी हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे की एक अहम कड़ी है और समय के साथ जातियों के ताने बाने भी बदल रहे हैं। उन्हें पर्याप्त रूप से समझे बिना हम उस सामाजिक अनुबंध की आधारशिला रखकर उसे पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बना पाएंगे जो भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक है। जनगणना की अगर हम लोग बात करें ना तो इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जनगणना देश की आबादी के आकार, वितरण, सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, भारत की जनगणना होती रहती है ना। और आप देखते हैं 10 की जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार जनरल आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और 1951 तक
प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी और जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद अगर आप लोग 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है और इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था 1948 के अधिनियम को। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है, ये भी याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि इसे शुरू कब किया गया था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन नियमित और पहली जनगणना सब ये 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, हर 10 साल में तभी से शुरू हो रही है 1881 से। फिर आप देखेंगे दूसरी 1891 में हुई थी। भविष्य को समझने वाले नेता नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी आधुनिक दृष्टि में प्रकृति और मनुष्य की रचनात्मकता का सामंजस्य है। पढ़ते रहिए, इसे भी देख लीजिएगा। और संस्कारों की दृढ़ता, जब मनुष्य संस्कारों से कमजोर होता है तब सबसे पहले उसका आत्मबल कमजोर होता है। संस्कार संगीत की तरह है, संगीत में जब स्वर लय ताल का क्रम बनता है तभी संगीत अपनी पूर्णता पर पहुंचता है। चलिए देख लीजिएगा, इसे भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। दोरागी विदेश मीडिया, यह कोई नई बात नहीं है। विदेशी मीडिया का एक हिस्सा भारत के प्रति दुराग है से भरा हुआ है। चलिए ये भी देखिए। समस्या का समाधान, यह अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने प्रदेश के अधिकतर शहरों में प्रदूषण की गहराती समस्या का संज्ञान लिया है। युवाओं के भविष्य से न हो खिलवाड़, आए दिन किसी न किसी राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होना एक आम बात होती जा रही है, परंपरा बनती जा रही है। और आप देखते हैं कि जैसे तैसे पेपर होता है, फिर मालूम चलता है पेपर देने के बाद बाहर निकलते हैं बच्चे कि पेपर आउट हो गया। तो ये भी बड़ी समस्या बनी हुई है। कोई रणनीति बने, कोई स्थायी समाधान इसका निकले, क्योंकि बच्चे कितनी मुसीबत में तैयारी करते हैं वो खुद ही जान सकते हैं, ये नेता कभी नहीं समझ सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि के प्याले में उठता नया तूफान, एआई की जो बात हो रही है आप देख रहे हैं, उसी पर बात चल रही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार के दौरान चैट जीपीटी नामक चैट बॉट एक तरह का सॉफ्टवेयर है कि शकल में एआई का जो तूफान दुनिया में उठ खड़ा हुआ है उससे कुछ ना नए सवाल पैदा हुए। कुछ लोगों की राय है कि यह गूगल जैसे सर्च इंजन तक की छुट्टी कर सकता है और इंसानी बुद्धि को हाशिए पर डालने समेत तमाम क्षेत्रों में रोजगार तक को दुष्प्रभावित कर सकता है। वही कुछ इसे बड़े काम की चीज मान रहे हैं, लिहाजा इसके तमाम पहलुओं को समझना जरूरी है। एक बात और आपको बता दूं कि आपको मालूम होना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप लोगों को ये मालूम होगा। और उसी को उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के भी कुछ अच्छे बताए जा रहे हैं, कुछ बुरे प्रभाव बताए जा रहे हैं। चलिए इसे हम देख लेते हैं आज। ठीक है, थोड़ी क्लास बड़ी होगी लेकिन आप लोग फॉलो कर दीजिए। मानव सभ्यता के हजारों वर्षों में इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब 18वीं सदी से औद्योगिकरण का आरंभ हुआ है और हमारे बीच मशीनें आई। मशीनें बिना थके, बिना कोई शिकायत किए दर्जनों या सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम तुरंत कर सकती है, यह हमने देख लिया है। परंतु इससे भी बड़ा बदलाव मशीनों की कृत्रिम बुद्धि या कहें कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो जाने पर हुआ है। इस तकनीक के क्या क्या करिश्मे, यह अब आम घरों में अंगुलियों के इशारे पर काम करने वाली वॉशिंग मशीन, गूगल के एलेक्सा से लेकर स्मार्टफोन पर आपके द्वारा की जा रही खोज को पढ़ और समझकर उसी के अनुरूप सामग्री आपको दिखा सकता है। अब एआई क्या इससे भी आगे जा सकती है? क्या यह कथित तौर पर मशीनों द्वारा मनुष्यों के रोजगार को हड़पने का सबब भी बन सकती है? अगर आप सोचिए कि आपके जैसा कोई मनुष्य अगर बन जाता है, सोचने समझने की क्षमता रखता है, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। और इस बीच चैट जीपीटी नामक चैटबॉट एक तरह का सॉफ्टवेयर है कि शकल में एआई के सामने आने से नई आशंकाएं सामने आई हैं। असल और नकल का मिटता अंतर। चैट जीपीटी की सनसनी क्या है? इसे एक टेस्ला और इंटरनेट मीडिया पंच ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क के हालिया ट्वीट से समझा जा सकता है। मस्क ने इसके बारे में ट्वीट में लिखा है कि चैट जीपीटी की इस नई दुनिया में कोई भी जल्द ही होमवर्क को अलविदा कह सकता है। मालूम नहीं है कि मस्क की यह टिप्पणी एक तंज है या वास्तविक खतरे का ऐलान है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे सहज मानवीय बुद्धि के विकास के लिए घातक मानने की खबर आई। जैसे न्यूयॉर्क में स्थित कुछ विश्वविद्यालयों की ओर से कहा जा रहा है कि वहां छात्रों को अपना होमवर्क पूरा करने के लिए चैट जीपीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसका उपाय यह सुझाया गया है कि छात्र विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर चैट जीपीटी नहीं खोल पाएंगे।
इस बारे में न्यूयॉर्क के शिक्षा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने, मौलिक सामग्री की बौद्धिक क्षमता से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर पब्लिक स्कूलों के कंप्यूटरों के लिए चैट जीपीटी तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। वैसे छात्रों के निजी कंप्यूटरों और स्मार्टफोन पर जीपीटी उपलब्ध रहेगा। अब आप सोचिए कि पहले आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था हर किसी के पास। मोबाइल में आप देखते हैं कि आ गया है, कोई जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है तो आप मोबाइल खोलते हैं और करने लगते हैं। पहले आप दिमाग से करते थे, अपने दिमाग में सब कुछ लिखते थे, तो तब आपका दिमाग भी चलता था और सोचने समझने की शक्ति भी रहती थी। यह सवाल यह भी है कि क्या चैट जीपीटी स्कूल कॉलेज के गृह कार्य या किसी शोध प्रस्ताव आदि का मसौदा व परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली सामग्री तैयार कर सकता है। उसे अकादमिक या साहित्यिक चोरी के अंश के रूप में पकड़ा नहीं जा सकता है। इस सवाल का जवाब हाल में तब मिला जब दिसंबर 2022 में एक अंग्रेजी अखबार ने स्कूल में दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी साहित्यिक परियोजना अपने पत्रकार के जरिए चैट जीपीटी की मदद से पूरी करवाई। हालांकि चैट जीपीटी ने उस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए विषय पर बहुत ही साधारण सामग्री तैयार की थी, लेकिन पाया कि एक ऐसे छात्र जिसे शोध का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उसे दाखिला देने लायक B+ ग्रेड उस सामग्री पर मिल सकता था। यानी चैट जीपीटी से कोई असाधारण सामग्री या उत्तर भले ही ना मिले, लेकिन काम चलाओ से बेहतर परिणाम इससे मिल सकते हैं। इसे देखते हुए कुछ आईटी कंपनियां और शोधकर्ता चैट जीपीटी जैसे एआई समर्थित के चैटबॉक्स द्वारा उत्पन्न सामग्री की धरपकड़ करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बल्कि एक वेबसाइट की रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा कर दिया गया कि उसकी सहायता से चैट जीपीटी से उत्पन्न सामग्री में साहित्यिक चोरी का अंश छांटकर अलग किया जा सकता है। और चैट जीपीटी की खुलती खिड़की वैसे गूगल जैसे सर्च इंजन और विकिपीडिया ने मानवीय बुद्धि को चुनौती देने और किसी ज्ञान जानकारी की खोज को पहले ही आसान कर दिया है। स्कूल कॉलेज के छात्रों शोधकर्ता तक इस चरण में जाकर अपने सवालों और जिज्ञासा के कई समाधान शामिल कर रहे हैं। लेकिन समस्या है कि गूगल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के भरोसेमंद नहीं माना जाता है, या इससे जो नतीजे मिलते हैं उसको उनका दायरा सीमित होता है। यहाँ तक कि गूगल के अनुवाद काफ़ी बेहतर होते हैं, फिर भी वे भाषा के गूढ़ अर्थ भावार्थ का अंदाजा लगाने में नाकाम साबित होते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नहीं संभव है। चैट जीपीटी की कुछ सीमाएं भी है। असल में कोई गलत उत्तर देने या हानिकारक प्रतिक्रिया देने के स्थान पर चैट जीपीटी किसी सवाल से पूरी तरह से करनी भी कर सकता है। चलिए याद रखें। आईटी सेक्टर पर दुष्प्रभाव की आशंका भी इसकी जताई जा रही है। हम सभी की जिंदगी पर असर डालने की भूमिका में आ चुके हैं। एआई की 21वीं सदी की पैदावार मानना भूल होगी। पिछले 6-7 दशकों में इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। और बताते हैं 1952 में जब कंप्यूटर ने नोट्स एंड क्राइसिस नामक एक खेल में मनुष्य को पराजित किया था। 1994 में खेल चेकर्स में भी एआई से लेस मशीन यानी कंप्यूटर से ही जीत दर्ज की गई थी। जबकि सबसे दिलचस्प किस्सा 1997 का है, जब IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के विश्व चैंपियनशिप गैरी कास्पारोव को हराकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। अब सोचिए, ये मनुष्य के लिए भी खतरा माना जा रहा है। एक तरफ इसके फायदे दिख रहे हैं, दूसरी तरफ नुकसान दिख रहे हैं। मैं एक दुखी पतंग बोल रही हूँ, एक खरी खरी आप देखेंगे, ये आप लोगों को मालूम है तंज कसा जाता है। यात्रा के बहाने विरोधियों पर निशाना, ये झारखंड का मामला चल रहा है। नेपाल में चीन की नई पहल। भारत नेपाल संबंधों में सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का एक मजबूत कड़ी है, जिसे और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि नेपाल को चीन से दूर बनाया जा सके। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते हैं। चीन के बाजार खुलने से महंगाई में वृद्धि संभव है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल से लेकर औद्योगिक जिंसों के मूल्य बढ़ने की संभावना है। 2022 में जापान को रिकॉर्ड $156 अरब का व्यापार घाटा हुआ है। एंडोरा, चलिए ये भी याद रखिए। जल कारोबार क्षेत्र में कदम रखेगा अदानी समूह। कॉलर के नाम का प्रदर्शन अनिवार्य ना हो, COAI सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है। ट्राई से एक किया है कि कॉल के दौरान कॉलर के नाम के प्रदर्शन को अनिवार्य नहीं बनाया जाए। ट्विटर ने एंड्रॉइड के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन का मूल्य बढ़ाया। ये आप देखते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, नए मालिक इसके एलन मस्क बन चुके हैं। 2006 में आया था ये। दिसंबर में 13.69% बढ़ा हवाई यात्रा परिवहन। क्रिप्टो पर आपत्ति नहीं, भारतीय नियमों का पालन हो, चंद्रशेखर कह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात होती है ना। 2023 में $3.7 लाख करोड़ होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। RBI ने अर्थव्यवस्था को लेकर
जताया अनुमान, कहा कि महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाने में सफल रही मौद्रिक नीति। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात होती है तो आप सभी जानते हैं केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पुरानी पेंशन प्रणाली से राज्यों पर भविष्य में देनदारी बढ़ेगी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर कह रहे हैं। एओपीएस आप देख रहे हैं ना, लागू कर रहे हैं ना, कई लोग इसे राजनीति भी बना रहे हैं, राजनीति भी खूब कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम पुरानी पेंशन योजना शुरू करेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, पंजाब में भी हुआ। गेहूं आटे के मूल्य पर अंकुश को जल्द उठाएगा कदम, केसीसी की सुविधा सभी किसानों तक पहुंचाए बैंक। आम बजट में आप देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की प्रमुख के साथ गुरुवार को एक समीक्षा हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड जो आप देखते हैं ना, किसान आसानी से लोन ले सकते हैं इसके तहत, उसी की बात हो रही है। सैटेलाइट से जुड़ा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट लाएगा केंद्र, गडकरी साहब कह रहे हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कह रहे हैं। देश से टोल नाके हटाकर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाएगी। नई पहले हो रही है। गुजराती रस्मों के साथ अनंत और राधिका की शादी हुई है, मुकेश अंबानी के बेटे हैं। कंपनी में हुई दुर्घटनाओं में एमडी और दखलदार भी होंगे जिम्मेदार, ललित कह रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित होटल में आयोजित कार्यशाला में संबोधित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित कह रहे हैं। गुजरात के करीब 1 दर्जन अन्य पुलिस अधिकारी भी रडार पर हैं, आप देखेंगे मानव तस्करी के मामले में। प्राण संरक्षण में मुकेश अंबानी ने नरेला पिचाई को पछाड़ा। झारखंड में व्यवसायी अमित अग्रवाल और कोलकाता पुलिस के अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। बिहार में फर्जी दस्तावेज पर जारी हुए 920 सिम कार्ड, 170 प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो ध्यान रखा करिएगा कि किसी के भी डॉक्यूमेंट का फर्जी इस्तेमाल होने लगता है। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा जर्मनी। चांसलर ओलफ सोल्ज ने कहा है कि भारत के साथ बढ़ाना चाहते हैं आर्थिक गतिविधियां। मोदी में पाक का सहयोगी नजर नहीं आता है, हिना कह रही है। भारत जल्द बनेगा सेमीकंडक्टर का बड़ा आपूर्तिकर्ता, वैष्णव कह रहे हैं हमारे। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में जर्मनी के नेता ने जताई इच्छा कि यानी कि एफटीए की बात होती है तो मुक्त व्यापार समझौता, इससे क्या रहता है कि आसानी से व्यापार हो पाता है, ठीक है। और आप WEF यानी कि आप देखें कि जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जर्मनी ने भी भारत के साथ समझौते की बात हुई है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उसी का आप देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हो रही ना, उसी में सब कहा जा रहा है। पाक से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, बशर्ते आतंकवाद मुक्त माहौल हो, भारत कह रहा है। और देखिए भारत की भी एक मजबूरी है कि हम लोग अपना पड़ोसी पाकिस्तान को बदल नहीं सकते, हम कहीं और नहीं फेंक सकते। आज नहीं तो कल हमें उस पर अपना क्या करना होगा, उससे संबंध बनाने ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने इस्तीफे की घोषणा कर चौंकाया, कहा है कि अब इस पद के लिए मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं रह गई है। ये मेरे जीवन के सबसे संतोषजनक 5.5 साल रहे हैं, अब नए नेतृत्व की जरूरत है। आप देखिए एक ऐसा देश होता है और भारत में भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों की अधिक जरूरत है। ये आप देखिए जयराम रमेश कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने निशाना साधा। विश्व बैंक ने पाक को दिया झटका, $1.1 अरब का कर्ज रोका। यूएई ने $2 अरब की सहायता मंजूर की पाकिस्तान के लिए। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें, विश्व बैंक की बात होती है, और इसकी अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और ये आप देखेंगे कि जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं ना, उनकी सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देती है। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने पर घिरे पाकिस्तान के PM शहबाज। बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान भी हो रहा है खत्म। यूक्रेन को जल्द ही हमारी मांगे मानने पड़ेगी और जंग खत्म हो जाएगी, रूस कह रहा है। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को और यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। रूस के लिए जासूसी के आरोप में स्वीडन के 2 लोगों को लंबी सजा। UN की बैठक में इजराइल व फलस्तीन आपस में भिड़े। UN की संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फलस्तीन ने कहा है सुलह का जब भी मौका आता है वह पीठ में चाकू घोंप देते हैं। फलस्तीनी राजदूत बोले इजराइल की सरकार उनके लोगों का दमन कर चाहती है। ब्रिटिश भारतीय उद्यमी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है, ठीक है।
और आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक केंद्रीय एजेंसी के संस्थापक भी हैं, जातीय अल्पसंख्यक केंद्रीय एजेंसी के। उन्हें यह सम्मान राजधानी केंद्रीय वित्तीय केंद्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इस मौके पर हियर एंड नाउ 365 के संस्थापक मनीष तिवारी ने डिक्लेरेशन फ्री बुक पर हस्ताक्षर किए। अर्मीनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग, 15 सैनिकों की मौत हुई है। और इराक में स्टेडियम के बाहर भगदड़ से 2 की मौत, दर्जनों घायल हुए। इराक अगर आपको देखना है तो इराक ही है, आप देखेंगे ईरान ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। बिंग फ्लैप पूरी तरह नहीं खुला, हो सकता है नेपाल विमान हादसे की दुर्घटना। अभी आपने देखा है 71 लोगों की डेथ हुई है, उसी की बात हो रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया ने बढ़ाया रक्षा बजट। ये आप देखें, उत्तर कोरिया देख लीजिए, ये दक्षिण कोरिया है, ये उत्तर कोरिया है। यहाँ भी एक सन की शासक बैठा हुआ है, कुछ भी कभी भी करता रहता है। मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर अरुणा मिलर ने इतिहास रचा। अमेरिका प्रांत मैरीलैंड की राजधानी अनापोलिस स्थित मैरीलैंड स्टेट हाउस में अपना भाषण देती भारतवंशी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर। एक और बात आपको बता दूं, दुनिया भर में आप देखेंगे कि लोग भारतीय रह रहे हैं। 1972 में जब ये अमेरिका पहुंची थी तब 7 साल की थी। तो आप सोचिए कि ऐसा भी दिन आ रहा है कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। एक खेल का क्षेत्र है, हॉकी विश्व कप हो रहा है, और आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में हो रहा है। कहाँ? उड़ीसा में चल रहा है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बड़ी जीत से चूके अब क्रॉस ओवर के भरोसे है। भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया, क्वार्टर फाइनल तक का इंतजार है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ना जो नवीन पटनायक, ये काफ़ी आप देखते हैं मदद करते हैं हॉकी टीम की। 1975 विश्व कप नायकों को संगीतमय सलामी दे रहे हैं वशिष्ठ। गेंदबाजों का रन लौटाना भारत को पड़ सकता है भारी। चलिए, मनिका साथियान ने सेमीफाइनल, जी साथियान और मनिका बत्रा की भारतीय मिश्र डबल जोड़ी ने गुरुवार को यहाँ मारिया जियाओ और अल्वा रोवल्स की दुनिया में 9वें नंबर की स्पेनिश जोड़ी को 3-0 से हराकर WTT कंटेनर टेबल टेनिस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इंटर मिलान से एसी मिलान को हराकर जीता सुपर कप। ये अब देखिए, अनुभवी फॉरवर्ड एडिन जेको ने के दमदार प्रदर्शन के दम पर इंटर मिलान ने चिर प्रतिद्वंदी एसी मिलान को 3-0 से हारकर लगातार दूसरी बार सुपर कप ट्रॉफी जीती है। अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हैं। चलिए, एक ओवरव्यू देखते रहा करिएगा। लक्ष्य सेन साइना की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हुई है। ये आप देखते हैं कि इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने मैच में हार का सामना करना पड़ा इन्हें। एंजो को चुनौती को पार कर तीसरे दौर में पहुंचे जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। विदर्भ ने गुजरात को 54 रन पर समेट दर्ज की रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी के लिए। छात्रा पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले पर लगी सूखा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है ना, उसी को लेकर हिंदू महिलाओं से रुपये ऐंठने के लिए साकिर बन गया था राजस्थान। देख लीजिए, 7 मस्जिदों पर लगाया 5-5 हजार का जुर्माना। बिहार की वैशाली में नृत्य को लेकर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। और ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी गो बैक के नारे संग निकाली रैली। चलिए, देखते रहिए आप लोग, ये भी पढ़ लिया करिएगा। रोमांच देशभक्ति में पगी जासूसी कहानियाँ। चलिए, अभिनय में दिखेगी सच्चाई। मैं पारिवारिक चीज़ों को समझती हूँ। मर्यादा का पालन करने वालों को देंगे श्री गुरु ग्रंथ का नवीन स्वरूप। दिख रहा है ठंड का असर, इस बार लीची को मिठास के लिए करना होगा इंतजार। लीची खाते हैं ना। हिमाचल में 1323 पंजीकृत वाहनों में फर्जी बढ़ा, 13.23 करोड़ का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि अभी चुनाव हुए थे। शिमला इसकी राजधानी, धर्मशाला दूसरी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। कांग्रेस की सरकार बनी है। बंगला सीखेंगे बंगाल के राज्यपाल बॉस, चुना खास दिन, मुख्यमंत्री को भी भेजा न्योता। एमओपी पर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले को मानना केंद्र का दायित्व है। रिजिजू कह रहे हैं संविधान पीठ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एमओपी की पुनर्रचना का दिया था निर्देश। ये आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। जनवरी की डिजाइन कुर्सी 30 लाख में होगी नीलाम। ये आप देखें, 10 फर्नीचर आइटम 1.5 करोड़ तक रखी गई है अनुमानित लागत विरासत को सजाने के लिए, चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर के साथ। बागेश्वर धाम के महाराज ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को दी खुलौती चुनौती। ये आप देख रहे हैं कि
ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छतरपुर जिले से। ये अभी आपने देखा होगा कि नागपुर में, महाराष्ट्र में गए हुए थे। वहाँ आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी, पर ये चुनौती स्वीकार नहीं की, वो भाग आए। पर आपने देखा है कि अपने यहाँ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, चल रही है, लोग इन्हें मानते भी हैं, इनके पसंद करने वाले भी है। और देखिए, कई लोग कहते हैं ऐसा कि एक विद्या होती है, आप लोग बंगाल में देखेंगे, इस तरह के बाबा आप लोग देश भर में देखेंगे कि वो आपके दिमाग पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और फिर कहते हैं कि ये क्या रहता है। अगर दुनिया में कहीं कई देशों में आप जाएं तो वहाँ, हाँ, इन्होंने अपने ऊपर रिसर्च की हुई है, पढ़ने की कला इन्हें आती है, तो उसी के नाम पर आप देखते हैं कि अपना बताते रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। ठीक है, अपना अपना विश्वास है, जिसे मानना है माने, ना मानना छोड़े। सब कोई अपना अपना चला रहा है रोजी रोटी के लिए, करने दीजिए। ये आप देखिए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट भी से यहाँ पॉइंट मिलते हैं। राष्ट्र को समर्पित किया गया पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1997 में, आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, ने मुंबई स्थित भाभा रिसर्च सेंटर की टाम्बे परिसर में भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया था। रिएक्टर का डिजाइन 1955 में डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार किया था। रिएक्टर को यूके की सहायता से बनाया गया था। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने बराक ओबामा। 2009 में आज ही के दिन बराक ओबामा अमेरिकी के 44वें राष्ट्रपति बने थे। ओबामा का यह पद ग्रहण करने वाले अमेरिकी मूल के पहले अमेरिकी थे और अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ओबामा ने लगातार 2 बार कार्यकाल संभाला। राष्ट्रपति बनने के 9 महीने बाद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं एनएस अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म 1945 में आज ही के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कड़ी मेहनत के बल पर 1968 में वो आईपीएस के लिए चुने गए। 1999 में उन्होंने कंधार से अवैध भारत विमान से यात्रियों की रिहाई पर वार्ताकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा पहचान बदलकर 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर जासूसी की। 1998 में वह कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए। 30 मई 2014 को वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। 2016 में गुलाम जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति भी डोभाल ने बनाई थी। और काफ़ी इनकी कहानी दिलचस्प है, आप लोग पढ़िएगा इनकी कहानी। ठीक है, उच्च बीएमआई से लोगों में कम हो जाता है पूरक आहार का प्रभाव। विटामिन डी अलग तरह से चयापचय मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, नए नए अध्ययन होते हैं। घर पर कर सकेंगे यूरिन टेस्ट और 20 सेकंड में मिलेगी रिपोर्ट। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के डॉक्टर ने बनाया जांच उपकरण, पूरी तरह से स्वदेशी है। और 600 ग्राम वजनी 6 गुना 8 इंच की मशीन की शोध पर 3.25 करोड़ रुपए का खर्च आया है। देखिए, अंटार्कटिका में मिले उल्का पिंड से खुल सकते हैं धरती के रहस्य। ब्लू आइस इलाके से मिले पिंड का वजन 7.6 किलोमीटर है, 7.6 किलो है। ठीक है, स्विट्जरलैंड स्थित एनटीएच ज्यूरिख में पृथ्वी विज्ञान विभाग की प्रोफेसर मारिया स्कोएनबिकलर ने कहा है कि उल्का पिंड की खोज के लिए उपग्रह से ली गई तस्वीर और जीपीएस से मिली जानकारी की सहायता ली गई है। कर्मचारी को मोटी बुलाना बॉस को पड़ा महंगा यूके में, तो ध्यान दीजिएगा। किसी को बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2023 के लिए नामांकन की घोषणा। ऑल दैट ब्रीथ को मिला मौका। जर्मन भाषा की प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ड्रामा ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को सबसे ज़्यादा 14 नामांकन मिले हैं। वाप्टा 2023 में नामांकन से चूंकि RRR तिरफलाल है ना, साउथ की मूवी, उसी की बात हो रही है। ये मूवी और से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। आलिया ने क्यों कहा रणवीर को छुपा रुस्तम, अभी शादी का सवाल ही नहीं उठता है। गुस्सैल पुलिस अफसर के किरदार में दिखेंगे प्रभास। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में नजर आएंगी ऋचा। ब्रेक के बाद अभिनय में वापसी के लिए बेताब है सोनम कपूर। मेरे लिए गैंगस्टर फिल्म बनाना आसान है, अनुराग कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। समय कितना भी ज़्यादा लगे, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो उसी टाइम की बर्बादी नहीं करते हैं। ठीक है, आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।